तो अभी तुरंत शुरू कर देते हैं। स्क्रीन आपको शेयर कर रहा हूँ और बुक की तरफ लेके चलता हूँ। तो ये आपको दिखाई पड़ने लगी होगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हेडिंग। इसके पहले की हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया था आपको, हमने कई तरह का हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, sp sp2 sp3 याद है कुछ, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 sp3 देन dsp2 भी होता है एक, देन उसके बाद sp3d होता है, sp3d2 होता है, या d2 sp3 दोनों एक ही स्ट्रक्चर रखते हैं, पर दोनों में डिफरेंस है कि यहाँ बाहर का डी सबशेल है और यहाँ अंदर का डी सबशेल है। तो ये सारे हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको समझाए थे, जिसमें से ये 3 तो डिटेल थे, ये 3 डिटेल में थे, बाकी सारे जो थे वो खाली मतलब बुक में बहुत डिटेल में नहीं है, उनके एग्जाम्पल्स हैं खाली, तो हमने डिस्कस कर लिया था। तो हाइब्रिडाइजेशन पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे आते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमारी जो है वो मॉलिक्यूल्स की ऑर्बिटल की थ्योरी है। मतलब अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, हमने एटम्स के ऑर्बिटल्स की बात की थी कि एटम का ऑर्बिटल है वो ओवरलैप करता है तो ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी, है ना, याद है आपको। अब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का मतलब जब मॉलिक्यूल बन गया तो उसका ऑर्बिटल कैसा बिहेव करता है, ये इसके बारे में कॉन्सेप्ट है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो डेवलप किया था जिसने, वो थे एफ हुंड एंड आर एस मिल्टन। इन्होंने 1932 में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दी थी, और इससे कुछ पॉस्टुलेट्स कह सकते हो या सैलिएंट फीचर्स कह सकते हो, वो यहाँ पे मेंशन है। वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। इससे पहला ये पॉइंट कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स किसी मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के थ्रू समझाए जाते हैं। जिस तरह से इलेक्ट्रॉन्स एटम्स में एटॉमिक ऑर्बिटल्स में पाए जाते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स किसी मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में पाए जाएंगे। ये पहला पॉइंट है, ठीक है। ओके, तो पहला पोस्टुलेट क्लियर हुआ। क्या कह रहा था कि आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है बच्चों? यस सर, आ रही है। ठीक है। यस तो Yes, sir. पहला पॉइंट ये था कि जिस तरह से किसी एटॉमिक ऑर्बिटल में किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स में पाए जाते हैं, उसी तरह से किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पाए जाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में पाए जाएंगे। ये पहला पॉइंट है, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पोस्टुलेट कहता है कि द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द कंपेरेबल एनर्जीज एंड प्रॉपर सिमेट्री कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मॉलिक्यूल बनता कैसे है? पहली चीज़ तो मॉलिक्यूल बनता है जब एक से ज़्यादा एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं। तो जब एटम्स कंबाइन करते हैं तो इसका मतलब हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना रहे हैं, तो वो वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे जिनके अंदर कंपेरेबल एनर्जीज होगी और प्रॉपर सिमेट्री होगी। कंपेरेबल एनर्जी का मतलब जैसे एनर्जी लगभग आसपास हो, जैसे 1s ऑर्बिटल है तो ये 2s ऑर्बिटल है तो 2p के साथ मिक्स हो सकता है, या 2s के साथ मिक्स हो सकता है, या 2p के साथ मिक्स हो सकता है। और दूसरी बात क्या कह रहा है कि ये सिमेट्री उसकी प्रॉपर होनी चाहिए। सिमेट्री का मतलब जैसे मान लेते हैं कि px ऑर्बिटल है तो वो दूसरे एटम के px से ही ओवरलैप करेगा या मिक्स करेगा, px py के साथ मिक्स नहीं कर पाएगा। समझ गए? कहने का मतलब आपको समझ में आ गया कि कंपेरेबल एनर्जी होनी चाहिए। कंपेरेबल एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि इनकी जो एनर्जी है वो आपस में डिफ़र नहीं करनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या कह रहा है कि इनके बीच में जो प्रॉपर सिमेट्री होनी चाहिए। प्रॉपर सिमेट्री का मतलब हुआ कि अगर S सबशेल है तो S के साथ कंबाइन करे, P सबशेल है तो P के साथ कंबाइन करे, पर Px है तो Px के साथ, Py है तो Py के साथ, Pz है तो Pz के साथ, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वन न्यूक्लियस, अगर किसी एटम की बात करते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस होते हैं। लेकिन अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होंगे, बिकॉज एक से ज़्यादा एटम्स हैं, तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक से ज़्यादा न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस होंगे, सिंपली, ठीक है। जैसे मैंने कहा H2 मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन एटम, दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें एक एटम है, उसमें 2 एटम्स हैं। तो H में जो एक इलेक्ट्रॉन होगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर 1s1 है, तो इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ एक ही न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस्ड है। लेकिन H2 में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक पहले हाइड्रोजन का, एक दूसरे हाइड्रोजन का। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन इन दोनों के न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस्ड होंगे, ठीक है। अगर मैंने इसको HA और HB से दोनों एटम्स को लिखा तो इसका न्यूक्लियस भी इलेक्ट्रॉन को इन्फ्लुएंस करेगा, इसका न्यूक्लियस भी इलेक्ट्रॉन को इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। तो समझ में आया आपको कि तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स किसी एटॉमिक ऑर्बिटल में होता है वो एक ही न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस होता है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होता है तो वो एक से ज़्यादा न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस्ड होगा, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न हो यहाँ तक तो पूछो, तो फिर नेक्स्ट उस पर जाए हम। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या कह रहा है? कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है? बोलिए, तीनों पॉइंट क्लियर हो गए? यस सर। ओके।
तो इसीलिए देखो यहाँ पर इसको मोनोसेंट्रिक और पॉलीसेंट्रिक जो कहा जा रहा है वो आप समझ गए होंगे। मोनोसेंट्रिक मतलब एक ही सेंटर है तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल में होता है, और पॉलीसेंट्रिक मतलब एक से ज़्यादा सेंटर होना, यानी एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होना, जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में होगा। चौथा पॉइंट क्या कहता है कि जब कोई एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं तो उनका नंबर इक्वल होना चाहिए, मतलब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। जैसे मैंने कहा कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे? 2 ही बनेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे कि हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s1 है, दूसरे का भी 1s1 है। जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो टोटल कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हुए? 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हुए। तो जब ये कंबाइन करेगा तो ये 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, और उनमें से कुछ होंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और कुछ होंगे एंटी बॉन्डिंग, मतलब हाफ बॉन्डिंग और हाफ एंटी बॉन्डिंग इन जनरल केसेस। बट ऐसा नहीं होता है, एक और कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग, जो कि लोन पेयर से केस में होता है। ठीक है, तो वो लोन पेयर किस में होगा? जैसे अमोनिया है, वाटर है, उसमें लोन पेयर्स होते हैं तो वो नॉन बॉन्डिंग होते हैं क्योंकि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच आर कंबाइनिंग। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंड इसी तरह से आगे भी अगर 3 होंगे तो 3 से 3 बनाएंगे, 4 मिलेंगे तो 4 बनाएंगे, इस तरीके से। 1 इसमें से एक होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग। अगर 4 होंगे तो 2 बॉन्डिंग और 2 एंटी बॉन्डिंग। क्लियर हुआ ना कॉन्सेप्ट? ठीक है, यस सर। नेक्स्ट 5वां पॉइंट क्या कह रहा है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा इसकी एनर्जी लो होगी, और अगर एनर्जी किसी की लो होती है तो ऑब्वियसली उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, कई बार हम बोल चुके हैं। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर हैविंग लोअर एनर्जी, एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो हाइयर होती है। इसका मतलब है कि वो लेस स्टेबल होंगे। ठीक है, ये पाँचवा पॉइंट। छठा पॉइंट क्या कह रहा है? जस्ट एज द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस इज इन एन एटम इज गिवन बाय एटॉमिक ऑर्बिटल। जैसे किसी एटम में जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से समझाया जाता है, वैसे ही किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी अगर दिखानी है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से दिखाएंगे। मतलब जहाँ जहाँ वहाँ पे एटॉमिक वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे वहाँ यहाँ पर मॉलिक्यूलर वर्ड का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट ये कहता है कि जिस तरीके से हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते थे और हम ये 3 रूल फॉलो करते थे, ऑब्बा प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हंस रूल को फॉलो करते थे, वैसे ही किसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए भी हम इन तीनों रूल्स का फॉलो करेंगे। तो ये सारे पॉस्टुलेट्स हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हैं। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये होते क्या हैं। तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को समझने के लिए थोड़ा सा हमें क्वांटम केमिस्ट्री का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि उसके बिना आप समझ नहीं पाएंगे कि ये होता क्या है बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बहुत डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं है क्योंकि ये पूरी तरह से मैथमेटिकल है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके ये बनाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको सिंपल तरीके से समझाया गया है जिसको हम बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। दिस इज द मेथड बाय विच यू कैन आइडेंटिफाई कि कौन से बॉन्डिंग और कौन से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। जिसके लिए हम सिंपली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ को लेते हैं जो कि वेव फंक्शन है साई, जो कि हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि उस इलेक्ट्रॉन की एम्पलीट्यूड क्या होगी, उसकी वेव लेंथ कितनी होगी, है ना, वो उसकी एनर्जी कितनी होगी, इस तरह से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ये सारी चीज़ें हमें वेव फंक्शन देता है। जब हम किसी भी एलिमेंट के श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें उससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है तो उसको सॉल्व करना आसान होता है, जो कि आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। लेकिन अगर मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है तो उसमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हम जो यहाँ पहला एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे वो होगा H2 का, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का, मतलब एक हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, 2 में मिला के 2 हो जाते हैं। ठीक है, तो इस सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक मैथड, 2 तरह के मैथड जनरली हमने पढ़े थे हम लोग जब पीजी कर रहे थे। एक होता है अप्रॉक्सीमेशन मैथड, एक होता है पर्टर्बेशन मैथड, जो कि क्वांटम केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता था। तो यहाँ पर हम अप्रॉक्सीमेशन मैथड का इस्तेमाल करके लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम स्टडी करेंगे। लीनियर LCAO भी बोलते हैं इसको, जैसे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियरली कैसे एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, इसको सिंपली समझने के लिए हमने 2 हाइड्रोजन एटम्स को कंसीडर किया और दोनों के वेव फंक्शन को, दोनों हाइड्रोजन एटम को हमने A और B से मेंशन किया पहले कि HA एंड HB 2 एटम्स हो गए। जब ये दोनों मिलेंगे तो H2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो दोनों ही हाइड्रोजन का अपना वेव फंक्शन होगा साई A एंड साई B।
साई ए एटम का है वेव फंक्शन, और साई बी जो होता है वो बी एटम का होता है। तो किसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को समझाने के लिए साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो लिखा हुआ है ये क्या है, किसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन। साई ए साई बी क्या है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। लेकिन साई एम ओ जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने कैसे थे, कॉम्बिनेशन ऑफ ए साई ए एंड साई बी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बने। तो कॉम्बिनेशन करने के दो तरीके हैं, या तो आप ऐड करो दोनों वेव फंक्शन को, या तो आप सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दोनों साइन क्यों लगा हुआ है, क्योंकि आपको हमने इस पॉइंट में बोला था, यहाँ वाले पॉइंट में, कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं दैट आर इक्वल इन नंबर, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं। तो यहाँ पर साई ए एंड साई बी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शन हैं, और जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। और दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, आधे आधे होते हैं, एक सब एडिशन से बनेगा वेव फंक्शन के और एक बनेगा सब्ट्रैक्शन से। ठीक है, इसीलिए इसको कंबाइन करके यहाँ लिखा हुआ है। तो जब कोई एटॉमिक ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शन सब ऐड होते हैं तो यहाँ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, जैसे सिग्मा एंड पाई आप जानते हो पहले से। तो सिग्मा जो लिखा हुआ है, सिर्फ सिग्मा ये बता रहा है कि ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ठीक है, और जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, सिग्मा एस्टेरिक लगा हुआ है, स्टार बना हुआ है, तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, साई ए माइनस साई बी हो गया, मतलब आपने दोनों वेव फंक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ऐसे केस में इसको हम एस्टेरिक लगा के लिखते हैं, तो ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हुआ। तो आपने यहाँ एक कंक्लूजन निकाला कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तब बनते हैं जब वेव फंक्शन ऐड होते हैं, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तब बनते हैं जब वेव फंक्शन सब्ट्रैक्ट होते हैं। ना एक और चीज़ आपको समझनी है कि ये वैल्यू जो होती है ये एक्सपेरिमेंटल भी है और मैथमेटिकल भी है। मैथमेटिकल हमें समझना नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस से बाहर है। अब आपको मैं ये बताता हूँ कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन से हुआ क्या। तो एक चीज़ तो क्लियर हुई कि एडिशन से हुआ हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सब्ट्रैक्शन से हुआ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दूसरा पॉइंट यहाँ ये लिखा था कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी लो होती है और इसलिए स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है उसकी एनर्जी बढ़ जाती है और स्टेबिलिटी उसकी घट जाती है। जिसको समझने के लिए आपको ये डायग्राम समझना होगा, ये एनर्जी लेवल डायग्राम कहलाता है और LCAO का एक सिंपल सा मेथड है। जैसे यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये HA की बात कर रहे हैं और इधर जो लिखा हुआ HB है। तो आपको पता है कि 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो देखो ये 1s है, दिस इज़ 1s ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बना हुआ है, उसी तरह से ये 1s ये भी है 1s1। तो यहाँ A और B से भी ये लिख रहा है कि A एटम है और ये B एटम, दोनों के वेव फंक्शन को यहाँ पर लिख के समझाया जा रहा है कि ये दोनों के 1s ऑर्बिटल हैं। अब ये दोनों आपस में मिक्स होंगे, जब ये दोनों आपस में मिक्स होंगे तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को देखो नीचे बनाया गया है, क्योंकि ओरिजिनली हमारी जो एनर्जी है दोनों एटम्स की वो इतनी है, इस जगह पे है, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी यहाँ बनाई जा रही। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी घटी हुई है, इसलिए नीचे बनाई गई है इसको, यहाँ इसकी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। ठीक है, साई इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी, ये एनर्जी घट गई। और उसके बाद अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखो यहाँ स्टेरिक लगा हुआ है इस सिग्मा पे, और इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो जिसकी एनर्जी कम है वो हाईली स्टेबल होगा, ठीक है, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा है वो लो स्टेबल होगा, लो स्टेबिलिटी रखेगा। तो ये दोनों चीज़ समझ में आई। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब बनता है, जब हम वेव फंक्शन को क्या करते हैं, वेव फंक्शन को ऐड करते हैं। वेरी गुड। और अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बनता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ बनती है कि ये एडिशन करने से वैल्यू एनर्जी जो थी वो घटी क्यों और सब्ट्रैक्शन करने से बढ़ी क्यों। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में उठना चाहिए कि सर ऐसा कैसे, आपने कह दिया, मान थोड़ा ना लेंगे कि भाई ऐड कर दिया तो एनर्जी घट गई और सब्ट्रैक्ट कर दिया तो एनर्जी बढ़ गई। उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिकल रीज़न तो होगा ही। ठीक है, तो उसको समझाने के लिए हमको क्या समझना है कि एक्चुअली क्या है कि दे आर द वेव्स, साई ए, ठीक है, साई बी क्या है, दे आर द वेव्स। जैसे मान लेते हैं ये साई ए लिखा हुआ है, ठीक है, उसी तरह से साई बी है, जैसे साई बी, ठीक है, लगभग दोनों की सेम साइज़ होगी क्योंकि मैं बना रहा हूँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाएगा, बट ध्यान रखो दोनों की साइज़ लगभग सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब ये साई ए और साई बी है, तो जब ये दोनों सेम, मान लेते हैं कि ये दोनों जो वेव है, इसको यहाँ ना बना के यहाँ बनाना चाहिए, तो ये दोनों वेव्स जब आपस में ऐड होंगी, जब ये दोनों वेव्स आपस में ऐड होंगी तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, बताइए। ये दोनों वेव अगर सेम, मतलब कह सकते हो क्रस्ट एंड ट्रफ की हैं, या सेम फेज़ की कह सकते हो कि यहाँ क्रस्ट भी, यहाँ ऊपर भी है, यहाँ भी ऊपर है, यहाँ नीचे है तो यहाँ भी नीचे है, तो ये दोनों वेव एक दूसरे को क्या कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं, इन्हेंस कर रही हैं, तो जो रिजल्टेंट होगा
वो बढ़ जाएगा। और ऐसे केस में इसको तो बोलते उसका हैं मैग्नीट्यूड, क्या, हाँ एम्पलीट्यूड इसका बढ़ जाएगा, उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दिस प्रोसेस इज इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दो वेव्स एक दूसरे में इंटरफेयर कर रही हैं, ठीक है, समझ गए। जैसे जैसे कि क्या बताएं आपको, मान लेते हैं कि एक पानी का छोटा सा पॉन्ड है और आपने उसमें एक कंकड़ बीच में डाल दिया, तो वेव्स बनेगी उसकी, ठीक है। और अगर आपने उसी समय पीछे से एक और उसी जगह फिर से एक कंकड़ ड्रॉप कर दिया तो फिर से एक वेव बनेगी, और ये दोनों वेव मिल के एक लार्जर वेव बनाएंगी नहीं बनाएंगी, एक दूसरे को इन्हेंस करेंगे, यस सर, ठीक है। क्योंकि हो क्या रहा है कि दोनों वेव सेम फेज की हैं, तो दोनों वेव जब मिलेंगी तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो और ज़्यादा हो जाएगा। और ऐसे इंटरफेरेंस को पहली चीज़ तो इंटरफेरेंस समझना है। इंटरफेरेंस मतलब दो वेव एक दूसरे में इंटरफेयर कर रही हैं, ठीक है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमने कब कहा, जब दोनों वेव एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी और रिजल्टेंट बढ़ जाएगा, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब बनता है, क्योंकि आपने ऐड किया है, ठीक है। अभी एनर्जी की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, एनर्जी इसके बाद समझाऊंगा। दूसरा है कि माइनस होता है तो क्या होता है, माइनस होने पे ये वेव पलट जाएगी। ये जो वेव मैंने अभी यहाँ बनाई थी, तो अब ये वेव उल्टी हो जाएगी, मतलब ये ऐसे चलेगी, क्योंकि आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यानी कि फेज जो था वो चेंज हो गया। जैसे जो अभी ये पॉजिटिव फेज में था, अब ये नेगेटिव फेज में चला गया, ठीक है। अब अगर आपने इस साई ए को इस साई बी, ठीक है, अभी साई बी माइनस हो गया ना, सब्ट्रैक्शन का मतलब माइनस हो गया। अब अगर इन दोनों को आप मिलाएंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा, घटेगा कि नहीं घटेगा। तो अभी जैसे रिजल्टेंट ये बढ़ गया था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, तो जो हमारा अब जो रिजल्ट आएगा वो बहुत छोटा, वेव ऐसी हो जाएगी कुछ, ये वेव घट जाएगी, जो इसका एम्पलीट्यूड होगा वो घट जाएगा जब आपने क्या किया, सब्ट्रैक्शन किया। तो ऐसे इंटरफेरेंस को हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दिस इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो दो तरह के इंटरफेरेंस हुए, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किस में हो रहा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब हो रहा है, जब हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो ये तो एक चीज़ हो गई। अब क्या है कि एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं तो हम ये कहते हैं कि मान लेते हैं कि ये एक एटम है का न्यूक्लियस है और ये दूसरे एटम का न्यूक्लियस है। जब दोनों एक दूसरे के साथ, दोनों मतलब जो वेव फंक्शन है, जब दोनों ऐड हो रहे हैं, मतलब ये जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, तो उस केस में हम ये कहते हैं कि दोनों न्यूक्लियस के बीच में आपको इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मिल रही है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अवेलेबल है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। तो इस केस में क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियस है ये पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है। तो जब इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आ गई, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का आपस में ज़बरदस्त क्या होगा, अट्रैक्टिव इंटरेक्शन होगा। और आपने पढ़ा है कि जब भी अट्रैक्शन होता है तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। जब एनर्जी रिलीज़ हो जाती है तो जो स्टेबिलिटी होगी वो बढ़ेगी, और एटॉमिक ऑर्बिटल जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है उसकी एनर्जी अपने आप घट जाएगी, ठीक है। ये कब हुआ, जब आपने उनको ऐड किया वेव फंक्शन को, तब हुआ क्या, दोनों न्यूक्लियस के, दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। तो इस केस में ये इलेक्ट्रॉन्स दोनों न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड होंगे, और जब अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज़ हो जाती है, और इसलिए हम ये कहते हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अपने एटॉमिक ऑर्बिटल से लो एनर्जी रखते हैं। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन में क्या हुआ। तो जब साई ए माइनस साई बी हुआ, यानी कि दो वेव फंक्शन आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए, तो यही दोनों न्यूक्लियस जो थे इनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नील हो गई, जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ जीरो है, यहाँ इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे और बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल नहीं रहेगी। जब बीच में बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, तो ये दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे के सामने हो गए कि नहीं हो गए, रिपेल करेंगे। हाँ, और दोनों ही न्यूक्लियस क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो ये दोनों ग्रेटर रिपल्शन फेस करेंगे, क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं अट्रैक्शन करने के लिए। तो अब ये दोनों न्यूक्लियस के बीच में जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो है, जिसको हम नोड बोलते हैं, नोड आपने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में, नोड्स क्या होते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होती है, अवेलेबल नहीं होती। तो यहाँ पर नोड बन जाएगा, और इस नोड का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होना, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जीरो होने का मतलब दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, दोनों पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपल्शन इंक्रीजेज एनर्जी, जिसकी वजह से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाएगी। समझ में आ गया आपको? यस सर। ठीक है। अब इसका देखो एक और डायग्राम से भी समझा देता हूँ। नेक्स्ट पेज पे डायग्राम बना हुआ है, ये देखो। सबसे पहले ये वाला डायग्राम देखो, दिस वन। इस डायग्राम को देखिए, ये बॉन्डिंग है, तो यहाँ पे एक्चुअली दो न्यूक्लियस बने, तो यहाँ दो डॉट लगने चाहिए थे, एक्चुअली यहाँ बना एक ही डॉट बना हुआ है, तो परेशान मत हो, इसमें दो न्यूक्लियस हैं।
और दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये अट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए एनर्जी घट गई। देखो ये यहाँ पर जो चीज़ दिखाई पड़ रही है ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, देखो ऊपर लिखा भी दिया एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। और ये जो बीच में आपको दिख रहे हैं ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, और नीचे वाला बॉन्डिंग है, ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग है, ठीक है। अब एंटी बॉन्डिंग का भी देख लो, सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये दोनों न्यूक्लियस के बीच में एक लाइन दिख रही है ना आपको, ये लाइन क्या है, नोड है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज नॉट अवेलेबल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ है ही नहीं। ऐसा ही ये भी डायग्राम देखो, ये भी देख लो, यहाँ पर भी जब पी ऑर्बिटल आपस में जब मिक्स होते हैं, ऐड होते हैं, तो देखो दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको दिख रही है इस जगह पे, ठीक है। और यहाँ पे दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं, तो ये दोनों आपस में रिपेल कर रहे हैं, इसलिए इसकी एनर्जी बढ़ गई, और ये अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसलिए एनर्जी घट गई, ठीक है। आया समझ में कुछ, बताइए बेटा। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये तो हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अभी हम बात करेंगे कि कंडीशंस क्या क्या हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कब कब कंबाइन करते हैं, ये हमें जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो कुछ कंडीशंस हैं जिनको हम सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन नहीं करेंगे। पहला पॉइंट कहता है द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव द सेम और नियरली द सेम एनर्जी, ठीक है। मतलब अगर 1s है तो 1s के साथ कंबाइन कराओ, 2s है तो 2s के साथ कंबाइन कराओ, 3s है तो 3s के साथ कंबाइन कराओ, क्योंकि उनकी एनर्जी आपस में कंपेरेबल होगी, आसपास होगी। लेकिन आपसे कोई कहे कि नहीं हम हाइड्रोजन का 1s और हम कार्बन का 2s आपस में कंबाइन कराएंगे, तो ये फिजिबल नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन का 1s दूसरे एटम के 1s से ही कंबाइन करेगा, एक एटम का 2s दूसरे के 2s से ही कंबाइन करेगा, एक का 2p दूसरे के 2p से कंबाइन करेगा। तो ये पहला पॉइंट हो गया कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो कंबाइन कर रहे हैं ये सेम एनर्जी रखने चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव द सेम सिमेट्री, उनकी सिमेट्री सेम होनी चाहिए। सिमेट्री सेम होने का मतलब क्या है, जैसे s होगा तो s में तो कोई दिक्कत नहीं है, 1s आपस में कंबाइन कर लेंगे, 2s कंबाइन कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों स्फेरिकल शेप रख रहे हैं। लेकिन जहाँ आपसे बात की जाती है 2p ऑर्बिटल की, तो 2p हमारे 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से 2p ऑर्बिटल्स हैं, 2px, 2py एंड 2pz, ये तीनों ऑर्बिटल्स हैं। आपने पढ़ा था इससे पहले वाले लेक्चर में कि 3 तरह के ओवरलैप होते हैं, पॉजिटिव ओवरलैप, जीरो ओवरलैप एंड नेगेटिव ओवरलैप, ठीक है। तो वहाँ पे समझाया गया था कि अगर आपसे कहा जाए कि px ऑर्बिटल है और px ऑर्बिटल के साथ कंबाइन कर रहा है तो ये हो सकता है, इट इज़ फिजिबल। बट अगर आपसे मैं ये कहूँ कि px ऑर्बिटल को आप py से कंबाइन करो तो ये फिजिबल नहीं है, ठीक है। तो सिमेट्री का मतलब क्या है कि अगर x एक्सिस पे p ऑर्बिटल था तो दूसरा ऑर्बिटल भी x पे होना चाहिए, तभी तो आपस में ओवरलैप करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। ऐसे मान लेते हैं कि ये एक ऑर्बिटल यहाँ पर अवेलेबल है और दूसरा ऑर्बिटल हमने इस एक्सिस पे लगा दिया। अब मैं कहूँ कि दोनों आपस में ओवरलैप कर जाएं तो क्या कर पाएंगे ओवरलैप? नो नहीं सर। करेंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि दोनों में यहाँ पर क्या है, यहाँ पे नोड है, इस जगह पे नोड है। नोड का मतलब ये जब मिलेंगे तो इसी जगह से तो मिलेंगे, तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर है, इस एक्सिस पे है या इस एक्सिस पे है। तो जब आप कॉम्बिनेशन करिए तो आप सेम एक्सिस के ऑर्बिटल को कंबाइन करिए, ये इसका सिमेट्री का मतलब है। और तीसरा पॉइंट है द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट ओवरलैप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। मैक्सिमम एक्सटेंट का मतलब जितनी ज़्यादा उसमें ओवरलैपिंग होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ये बनाएंगे, क्योंकि उसमें उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल होगी, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट होते हैं जो ये सेटिस्फाई करते हैं कि कौन सा ओवरलैप, कौन सा LCAO जो होगा वो फिजिबल होगा और कितना स्टेबल होगा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो हम बेसिकली 2 ही पढ़ेंगे, सिग्मा एंड पाई। एक डेल्टा भी होता है, वो हमें नहीं पढ़ना है। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एज द नेम इंडिकेट्स, आपको समझ में आ गया होगा सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, पाई बॉन्ड कब बनता है। सिग्मा बॉन्ड बनता है जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, या इसको हम एंड टू एंड ओवरलैपिंग भी कहते हैं। और पाई बॉन्ड तब बनता है जब साइड टू साइड ओवरलैपिंग होती है। तो जो हमने वहाँ पढ़ा था वही चीज़ यहाँ पर भी समझ में आनी चाहिए। तो जैसे सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा, जब 1s से जुड़ गया या 2s से जुड़ गया, मतलब s से s में कॉम्बिनेशन हो रहा है, ठीक है। या फिर s का p से कॉम्बिनेशन हो रहा है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। आपको याद होगा, आपने पढ़ा इससे पहले। और p कॉम्बिनेशन तब फिजिबल होता है जब दोनों ही z एक्सिस हो। z एक्सिस मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जनरली अपनी बुक में z एक्सिस को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस माना गया है। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मतलब न्यूक्लियस z एक्सिस पे लाई करता है, ये कहा जा रहा है। तो यानी कि जो z एक्सिस वाले p ऑर्बिटल्स होंगे, अगर जब ये आपस में ओवरलैप करेंगे
तो ये बनाएंगे आपके सिग्मा बॉन्ड, और इसके अलावा जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे वो क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। ये हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ समझाई गई हैं कि सिग्मा बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर सिमेट्रिकल अराउंड द बॉन्ड एक्सिस वाइल पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर नॉट सिमेट्रिकल, क्योंकि पाई बॉन्ड कब बनता है, जब हम px को कंबाइन करते हैं या py को कंबाइन करते हैं और ये डम्बल शेप होते हैं। डम्बल शेप होने का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन के क्लाउड एबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, जो हम इसको डम्बल बनाते हैं ऐसे बनाते हैं, ये एक्चुअली है क्या, ये इस तरह से होते हैं, ये दो लोब्स हैं, एबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन कह सकते हो, ठीक है। फिर कह रहा है कि इफ़ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज टेकन टू बी इन द जेड डायरेक्शन इट कैन बी सीन दैट अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2pz ऑर्बिटल ऑफ द टू एटम्स ऑल्सो प्रोड्यूसेस टू सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स designated as sigma 2pz and sigma asterisk 2pz, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला कि pz इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो जब pz और एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे तो ये सिग्मा 2pz बनाएंगे, क्योंकि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग हो गया और दूसरा वाला एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा जो px और py हैं वो क्या बनाने वाले हैं, वो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने वाले हैं, ठीक है। अब हमारा जो अगला पेज है उसमें हमको एनर्जी लेवल डायग्राम को बनाना सीखना है। हालांकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखा दिया था कैसे बनाया जाता है, तो इसको आप बनाएंगे कॉपी में, समझेंगे कि कैसे बनाया जा रहा है। सारे बच्चे कॉपी में बनाएंगे, और हमेशा चाहे आपकी क्लास हो चाहे 12th क्लास हो, मैं हमेशा कहता हूँ रिटन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं लिख रहे हो, आपको लग रहा है कि सर तो बता दिए या हमने वीडियो तो देख लिए हैं, सब समझ में आ गया हमको, तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। इस गलतफहमी में मत जीना, वरना आपके लिए बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि भूल जाओगे, ठीक है। अब आते हैं, थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें और बची हैं। नीचे कुछ पॉइंट्स और हैं, उसको देख लेते हैं। ओके, तो ये क्या बता रहा है कि कितने बॉन्डिंग और कितने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं। तो देखो 1s सिग्मा 1s और सिग्मा एस्टेरिक 1s हमारी बुक में नहीं लिखा हुआ है, तो हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि ये अगर हमने हाइड्रोजन H2 की बात कर ली, उसके बाद हीलियम की बात कर ली, ठीक है, तो हाइड्रोजन और हीलियम की जब बात करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं ये दोनों भर चुके हैं, ठीक है। तो इसके अलावा हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स जैसे लिथियम ऑनबोर्ड जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उन सब में 1s के बाद 2s एटॉमिक ऑर्बिटल आ जाता है, मतलब कि अंदर का जो 1s है वो भरा होगा। इसलिए देखो यहाँ पर कहीं भी 1s नहीं लिखा मिल रहा है आपको, सिग्मा 1s और सिग्मा एस्टेरिक 1s नहीं है, बट यू कैन राइट इट, आप लिख सकते हो, कोई आपका ये पॉइंट नहीं काटेगा। अपनी बुक में उसको के करके कहीं ना कहीं लिखा होगा, ठीक है, के शेल, ठीक है, के करके लिखा होगा, तो उसको आप मत कंफ्यूज हो। आप सिग्मा 1s सिग्मा एस्टेरिक 1s इसके पहले लिख सकते हो। फिर सिग्मा 2s सिग्मा एस्टेरिक 2s, सिग्मा 2pz सिग्मा एस्टेरिक 2pz, और पाई वाले जो होते हैं पाई 2px, ये साथ में लिखे जाते हैं हमेशा, इसलिए डैश लगा देते हैं इनके बीच में, पाई 2px पाई 2py एंड पाई एस्टेरिक 2px एंड पाई एस्टेरिक 2py, ठीक है। तो ये हो गया इनका सिंबल। अब आते हैं हम मॉलिक्यूल्स के ऊपर कि कोई एक मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि ये एक एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर O2NF2 है, ठीक है, अगर O2NF2 है तो उस केस में हम ये सीक्वेंस फॉलो करते हैं। अभी मैं आपको डायग्राम बना के भी दिखा दूंगा कैसे बनाना है। तो सीक्वेंस क्या है कि पहले सिग्मा 1s, इसकी एनर्जी सबसे कम है, देन सिग्मा एस्टेरिक 1s, देन सिग्मा 2s, देन सिग्मा एस्टेरिक 2s, देन इसकी एनर्जी कम होती है सिग्मा 2pz से, और इसकी एनर्जी कम होती है पाई 2px डबल बॉन्ड या डबल डैश पाई 2py, ठीक है, और उसके बाद इसकी एनर्जी पाई एस्टेरिक वाले से, फिर उसकी एनर्जी सिग्मा एस्टेरिक वाले से। ये है ऑक्सीजन ऑनवर्ड, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर जिस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर 16 या 16 से ज़्यादा होंगे उसमें ये सीक्वेंस फॉलो होगा। अगर 16 से कम है, मतलब N2 तक 14 तक की बात कर रहे हैं, जिसमें B2 C2 N2 ये सब आ रहे हैं, तो सीक्वेंस में देखो कुछ आपको डिफरेंस दिख रहा है इसमें और पहले वाले सीक्वेंस में, कोई डिफरेंस दिख रहा है दोनों सीक्वेंस में, इस सीक्वेंस में और इस सीक्वेंस में कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको? किसी को दिखा? सर वहाँ पे लास्ट में सर सिग्मा 2pz लिखा है, यहाँ पे लास्ट में सिग्मा 2px, वहाँ पे यहाँ पे x लिखा हुआ है। ये देखो, मैं जहाँ सर्किल कर रहा हूँ वहाँ फोकस करो आप। यहाँ सिग्मा 2pz लिखा है
बट यहाँ पर सिग्मा एस्टेरिक 2s के बाद सिग्मा 2pz नहीं है। इस सिग्मा एस्टेरिक 2s के बाद क्या आ गया है, पाई 2px पाई 2py आ गया, देन सिग्मा 2pz आया। मतलब इन दोनों की जो पोजीशन है ये एक्सचेंज हो गई है, ठीक है। और इसको आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, इसका ध्यान रखना, क्योंकि इसका इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे। तो क्या ध्यान रखना है कि अगर ऑक्सीजन या ऑक्सीजन के ऑनवर्ड, या आप सिंपली ये ध्यान रखो कि 15 होना चाहिए, नॉट 16, 15 होना चाहिए। अगर O2 प्लस होगा तो 15 हो जाएगा, ठीक है। अगर 15 इलेक्ट्रॉन या 15 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हमें सिग्मा 2pz को पहले फिल करना होगा और पाई 2px पाई 2py को बाद में फिल करना होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और अगर नाइट्रोजन तक यानी इलेक्ट्रॉन्स के नंबर 14 तक जब होते हैं तो हम पाई सिग्मा 2px को बाद में भरते हैं, पहले हम पाई को भर लेते हैं, ठीक है। इसे ध्यान रखना। अब हम इसका एक एनर्जी लेवल डायग्राम आपको बना के दिखाते हैं कि आप कैसे बनाएंगे। हालांकि अब एग्ज़ाम में पूछा जाए ना पूछा जाए उससे हमें मतलब नहीं है, हमें बनाना आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि पहले हो गया यहाँ पर 1s ऑर्बिटल, ठीक है, दिस इज़ 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं। और इसी तरह से दूसरा आइटम होगा, उसका भी 1s ऑर्बिटल है यहाँ पे। ये दोनों आपस में जब कंबाइन कर रहे हैं तो क्या बनाएंगे, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बीच में आपने यहाँ बना दिया बॉन्डिंग का, इसको लिखा आपने सिग्मा 1s, तो यहाँ बना दिया हमने सिग्मा एस्टेरिक 1s। इस तरह से इसको जोड़ दीजिए, थोड़ा साफ सा बनाना क्योंकि यहाँ पेन पे थोड़ा सा तिरछी हो जाती है लाइन। तो ये हो गया 1s जब मिले, देन सिर्फ 1s ऑर्बिटल तो होगा नहीं, बहुत से एटम्स होंगे इनके पास 2s ऑर्बिटल्स भी होंगे, तो 2s को आपने यहाँ बना दिया। यहाँ जो मैं 2 लिख रहा हूँ ये एक एटम में मान लेते हैं ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल मैं O2 मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो O1 हो गया, ये O1 के हम यहाँ पे O1 के बारे में लिख रहे हैं और यहाँ हम O2 के बारे में लिख रहे हैं। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं अभी हम। बीच में कौन आ रहा है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ रहा है, कहाँ चला गया, एक मिनट। बीच में कौन है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। तो ये साइड वाले जो हैं ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स को डिफाइन कर रहे हैं, ये दूसरे के एटॉमिक ऑर्बिटल्स को डिफाइन कर रहे हैं। तो इसी तरह से जब 2s मिलेंगे आपस में तो 2s भी ऐसे ही क्या करेगा, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएगा। क्या क्या बनाएगा, सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन्स को फिल नहीं करेंगे, बाद में फिल करेंगे, पहले डायग्राम बनाना सीख लेते हैं। अब आती है बात, इसको थोड़ा सा नीचे कर रहे हैं, अब बात आती है 2p ऑर्बिटल्स की, ठीक है। 2s के बाद आएगा 2p ऑर्बिटल्स। तो 2p में क्या होता है, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना, 1 2 2p। उसी तरह से यहाँ पर भी 2p ऑर्बिटल, ये पहले एटम का था, ये दूसरे एटम का था। अब आपको पता है कि px py pz 3 ऑर्बिटल्स में से सिर्फ pz ही है जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे आता है। और pz यानी कि अब यहाँ से आपको 4 लाइन निकालनी पड़ेगी, 4 लाइन्स आप निकालेंगे, क्योंकि ये पहला ऑर्बिटल बनाएगा सिग्मा 2pz क्योंकि ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद 2 ऑर्बिटल्स आएंगे जो पाई बॉन्ड बनाएंगे, पाई 2px पाई 2py, ठीक है, ये हो गए। अब इसके बाद इसके ऊपर चलेंगे। अब इसके बाद जैसे ये तो बॉन्डिंग थे, अभी इसके एंटी बॉन्डिंग भी तो बनाने हैं। तो एंटी बॉन्डिंग जब आप बनाते हो तो पहले पाई एस्टेरिक के एंटी बॉन्डिंग आएंगे, पाई एस्टेरिक 2px पाई एस्टेरिक 2py, इस तरीके से। देन इसके ऊपर आ जाएगा हमारा सिग्मा एस्टेरिक 2pz, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्सीजन के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कह सकते हो उसको। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का डायग्राम है, दिख रहा है आप सबको? यस सर, दिख रहा है ना, ये हो गया, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रॉन्स की पहली चीज़ तो ये हो गया कि हमें डायग्राम बनाना आना चाहिए, और अगर आपसे डायग्राम बनाने को नहीं कहता है तो आपको सीक्वेंस आना चाहिए। सीक्वेंस कैसे लिखते हैं, पहले लिखेंगे सिग्मा 1s क्योंकि सबसे कम एनर्जी इसकी है, देन सिग्मा एस्टेरिक 1s, है ना, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, एनर्जी नीचे की तरफ कम है, ऊपर की तरफ ज़्यादा है। सिग्मा एस्टेरिक 1s के बाद किसका नंबर लिखा हुआ है, सिग्मा 2s। देन सिग्मा 2s के बाद किसका नाम लिखा हुआ है, सिग्मा एस्टेरिक 2s। देन इसके बाद किसका नाम लिखा हुआ है, सिग्मा 2pz। फिर उसके बाद किसका नाम लिखा है, पाई 2px, और इसको कभी भी अकेले नहीं लिखेंगे आप, ये दोनों हमेशा साथ में लिखे जाते हैं, ठीक है। देन इसके बाद पाई एस्टेरिक
2px डबल बॉन्ड पाई एस्टेरिक 2py एंड लास्ट में आपका आ जाएगा सिग्मा एस्टेरिक 2pz। ठीक है, ये सीक्वेंस है। तो अगर आपसे डायग्राम नहीं पूछा तो आपको सीक्वेंस तो एटलीस्ट याद होना चाहिए। और अगर यही नाइट्रोजन के केस में होता तो ये जो दो चीज़ें आपने बनाई हैं इनको पलट दीजिएगा, ये सिग्मा 2pz को ऊपर कर देना और इसको नीचे कर देना, भाई इतना डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर भी ये सीक्वेंस बदल जाएगा, ये आगे लिखा जाएगा, ये पीछे लिखा जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो 1s2 2s2 2p4 यही तो होता है। बताइए, एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होता है। अब हमने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भर दिए थे 1s में, 2 इलेक्ट्रॉन 2s में भर देते हैं। मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ तब ज़रा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया हमने 1s में, 2 भर दिया 2s में और 4 हैं p में। तो हुंस रूल क्या कहता है 1 2 3 देन 4, यही तो। उसी तरह से इसमें भर दीजिए 1 2 3 4 देन 5 6 7 एंड 8, ये हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? नो सर। ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे। अब हम कहते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इसका और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो यहाँ पे आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। अभी एक बच गए हैं तो वो दोनों यहाँ आ जाएंगे। देखो भर गया दोनों, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों भर गए कि नहीं भर गए इसमें। ठीक है, तो आपने लिखा सिग्मा 1s2 सिग्मा एस्टेरिक 1s2। अब देखो यहाँ पर भी वैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ आया इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका आया, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए। तो आपने लिखा सिग्मा 2s एंड सिग्मा एस्टेरिक, सॉरी 2 लिखना भूल गए ऊपर, सिग्मा एस्टेरिक 2s2 एंड सिग्मा एस्टेरिक 2s2। फिर आता है 4 इलेक्ट्रॉन इस तरफ लिखा हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ इसका भरा, फिर एक इलेक्ट्रॉन इसका भरा। इसी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ चुके हैं, अभी 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे हैं। जब हम पाई वाले ऑर्बिटल को भरते हैं तो हमें यहाँ पर हुंस रूल को फॉलो करना पड़ता है। पहले दोनों को एक एक देंगे, फिर दोनों में पेयरिंग करेंगे। तो टोटल 8 में से आपने 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। 6 इलेक्ट्रॉन भर गए कि नहीं भर गए? 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, बच गए 2 इलेक्ट्रॉन और। तो हमें क्या फॉलो करना है, हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, हुंस रूल को फॉलो करेंगे, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। समझ में आ गया आपको? अब हम इसको यहाँ पर और साफ करके लिखते हैं। सिग्मा एस्टेरिक 2s2 के बाद किसका नंबर आया था? सिग्मा 2pz2। सिग्मा एस्टेरिक के बाद आया सिग्मा 2pz2। फिर आता है पाई 2px डबल डैश पाई 2py, और दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 and 2। ठीक है, एंड लास्ट में क्या है? पाई एस्टेरिक 2px पाई एस्टेरिक 2py एंड दोनों में हो जाएगा 1 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। ठीक है, अब आप काउंट कर लीजिए। आपको ये हालांकि बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं तो खाली आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे बनाया जाता है, कैसे भरा जाता है। आपको बस ये सीक्वेंस ज़रूर याद रखना है। तो अब देखो, क्या एक ऑक्सीजन के पास अगर 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 के पास कितने होने चाहिए? 16 होने चाहिए। अब 16 है कि नहीं है? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और 2 16 हो गए कि नहीं हो गए? तो ये कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आपसे 1 नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पे, तो आपको ये लिखना है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं 2 टर्म की, एक होता है Nb और एक होता है Na। Nb इज़ द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड Na इज़ द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आपसे कोई कहे कि कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, तो आप काउंट करोगे 2 इसमें हैं, 2 इसमें हैं, फिर 2 यहाँ हो गए, है ना। बॉन्डिंग मतलब जिसमें एस्टेरिक नहीं लगा हुआ है। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हुए। ठीक है, अब एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए? तो 2 यहाँ पे हैं, फिर 2 यहाँ पे हैं, 2 2 4 और 2 इस जगह पे हैं, 6। तो 6 एंटी बॉन्डिंग हो गए, मतलब 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थे और 10 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न यहाँ तक? कोई हो तो पूछिए। अब हम आगे चलेंगे, कोई डाउट हो पूछ लेना बेटा, ऐसा नहीं कि मैं ही बोलता जा रहा हूँ। अब अगली हेडिंग है हमारी स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो एक चीज़ तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख लिया,
हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती हैं। जिस भी मॉलिक्यूल के पास जितने ज़्यादा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ये समझ में आया? जितने ज़्यादा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स उतना ज़्यादा वो स्टेबल, क्योंकि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्योंकि एनर्जी कम रख रहा है, तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्टेबिलिटी को अटेन कर रहा है। अगली हेडिंग है हमारी बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर जनरली क्या होती है? ये बॉन्ड ऑर्डर, अब इससे पहले हमने पढ़ा था कि बॉन्ड ऑर्डर आपको नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बताता है, तो हम इसको न्यूमेरिकली निकाल भी सकते हैं। कैसे निकालेंगे? बॉन्ड ऑर्डर इज डिफाइंड एज 1/2 ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। मतलब दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द बॉन्ड ऑर्डर। मीन्स इन दिस केस जो अभी आपने यहाँ सॉल्व किया है, यानी O2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर अब आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? बताइए। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा? दिस इज 1/2 NB माइनस Na। तो 1/2 NB कितना है? 10 इलेक्ट्रॉन और Na में है 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बताइए सही जा रहे हैं? कितना Yes, आएगा? sir. 2 आएगा कि नहीं आएगा? इसको सॉल्व Yes, करके sir. 2 आ Yes, जाएगा। sir. और आपने पढ़ा भी है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया आपका? 2 आया। ठीक है, बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की एक खास बात क्या है कि ये फ्रैक्शन में भी बॉन्ड ऑर्डर देता है, अभी फ्रैक्शन वाला भी देखेंगे। तो कुल मिला के NB और Na से आपने पता लगा लिया कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है। तो देखो नेचर ऑफ बॉन्ड, यहाँ नेक्स्ट हेडिंग आ गई। इंटीग्रल बॉन्ड ऑर्डर वैल्यूज 1, 2 और 3 करस्पॉन्ड टू सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स रिस्पेक्टिवली एज स्टडीड इन द क्लासिकल कॉन्सेप्ट। ना बॉन्ड लेंथ क्या है? बॉन्ड लेंथ डिपेंड करती है बॉन्ड ऑर्डर पे। जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही कम बॉन्ड लेंथ रखेगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि ये बॉन्ड ऑर्डर इज़ 3, इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब हो गया कि बॉन्ड शॉर्टर हो गया, बॉन्ड लेंथ घट गई। आया समझ में? अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो ट्रिपल, आपने देखा है नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो बॉन्ड लेंथ घट जाती है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर आएगा उतना ही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर क्या बता रहा है आपको? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बता रहा है। जितने ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर आएगा उतना ही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब उतना ही स्टेबल होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि बॉन्ड लेंथ उतनी ही शॉर्ट हो जाएगी। ये सब इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं। एंड द थर्ड लास्ट वन इज़ मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर 2 तरह के होते हैं, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक तब होता है जब सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, ठीक है, और ये वीकली रिपेल्ड होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर तब होता है जब वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं और ये अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कि क्या O2 में आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे थे कि नहीं मिल रहे थे। तो देखो हमने यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था, और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें साफ साफ पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे? इस जगह पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं है? इसका मतलब कि हमारा जो क्या हो जा रहा है इसमें, हमारा जो ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक? बोलिए। यस सर। ठीक है, तो ये तो हो गया एक छोटा सा एग्जाम्पल O2 का। ऐसे ही आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे। मैं देख लूँ कुछ छूट तो नहीं गया, अगर छूट गया तो बताओ, अदरवाइज तो मैं एग्जाम्पल डिस्कस कर लेता हूँ। बाकी H2 तो आप कर ही लोगे, बाकी O2 का मैंने करके दिखा दिया, तो सारा आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब इसी में थोड़ा सा मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे एग्ज़ाम में कि O2 2 माइनस एंड क्या हो सकता है, एक O2 2 प्लस कर देते हैं। ठीक है, इन तीनों का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, तीनों का बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, तीनों का मैग्नेटिक बिहेवियर बताइए। ये 3 नंबर का क्वेश्चन या 5 नंबर का क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। तो O2 का तो मैंने आपको करके दिखा दिया। क्या किया था O2 का? सिग्मा 1s, सिग्मा एस्टेरिक 1s इलेक्ट्रॉन्स पे लिखती जाइए। ठीक है, देन सिग्मा 2s2, देन सिग्मा एस्टेरिक 2s2, देन ऐसे ही सिग्मा 2pz2, देन पाई 2px डबल बॉन्ड, पाई 2py डबल बॉन्ड है, डबल डैश कह सकते हैं आप। तो यहाँ तक देखो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये O2 2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ, क्योंकि O2 का मतलब था 16 इलेक्ट्रॉन और +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आपने माइनस कर दिया, तो कितना बचा? 14 इलेक्ट्रॉन। तो जो अभी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है वो किसका लिखा हुआ है? वो O2 2 प्लस का लिखा है। ठीक है,
अब O2 2 प्लस का आप चाहो तो इसको यहीं पे छोड़ सकते हो, ये दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2 2 प्लस। ठीक है, इसी तरह से O2 का निकालना हुआ तो क्या करोगे, सिग्मा 1s2 देन सिग्मा एस्टेरिक 1s2 देन सिग्मा 2s2 देन सिग्मा एस्टेरिक 2s2 देन सिग्मा 2pz2 देन पाई 2px2 डबल डैश पाई 2py2। उसके बाद आएगा हमारा, कितने हो गए यहाँ तक, 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए थे। अब बचा पाई एस्टेरिक 2px डबल डैश पाई एस्टेरिक 2py, दोनों में 1 इलेक्ट्रॉन। ये O2 का हो गया। अब आता है O2 2 माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दो, तो 16 में से 2 और जोड़ोगे तो 18 हो जाएंगे। तो बिल्कुल सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलेगा। लास्ट का मैं खाली बदल दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको 2 इलेक्ट्रॉन और लिखने हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भर जाएंगे। होगा कि नहीं होगा बताइए, ये सेम रहेगा पूरा, बोलो। यस सर। ठीक है, तो एक पार्ट तो आपने सॉल्व कर लिया, तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। दूसरा पार्ट था व्हाट इज़ द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ दीज थ्री, तो सबका बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए क्या करना है, 1/2 NB माइनस Na। तो इसमें NB कितना है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे जो सब में होंगे। ठीक है, और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं इसमें, 2 2 4, इसमें इस वाले में तो 4 होंगे क्योंकि O2 2 प्लस बोल रहे हैं, O2 2 प्लस में तो 4 ही होंगे। ठीक है, तो ये 4 हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आया बॉन्ड ऑर्डर, 3 आया। किसके लिए, O2 2 प्लस के लिए। अब हम बात करते हैं दूसरे का बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, तो दूसरा मतलब O2, इसकी बात कर रहे हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में थे और 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे एंटी बॉन्डिंग में, इसका आया 2। ठीक है, अब बात करते हैं O2 2 माइनस की। क्या कोई कंफ्यूजन हो रहा है, किसी कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, नहीं? ठीक है, तो बॉन्डिंग, अब देखो इसमें क्या होगा, O2 2 माइनस में बॉन्डिंग तो सब में 10 ही चलेंगे, लेकिन यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग 2 और बढ़ गए हैं इस वाले से, फिर है ना, तो ये 8 हो जाएगा। यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 1 आया। 1। तो तीनों का बॉन्ड ऑर्डर आपने निकाल लिया। अब आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द रिलेटिव स्टेबिलिटी, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल यहाँ कौन हुआ, O2 2 प्लस हुआ। इट इज़ मोर स्टेबल दैन O2, इट इज़ मोर स्टेबल दैन O2 2 माइनस। समझ गए, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम उसकी स्टेबिलिटी कम। एक पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट होता है मैग्नेटिक बिहेवियर। तो O2 2 प्लस हमारा कैसा है, डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। O2 2 प्लस देखो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, पेयर्ड हैं, ये डायमैग्नेटिक होगा। यस सर। ठीक है, क्योंकि ये पेयर्ड हैं सारे। ठीक है, लेकिन O2 कैसा होगा, तो पैरामैग्नेटिक। वेरी गुड, दिस इज पैरामैग्नेटिक क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। एंड O2 2 माइनस डायमैग्नेटिक। ओहो, पेयर्ड है, पैरामैग्नेटिक। सर कंफ्यूजन हो रही है। पेयर्ड है बेटा, पेयर्ड है। 1 1 डायमैग्नेटिक है। कंफ्यूजन को मैं दूर कर देता हूँ, रुको बताता हूँ, 1 मिनट रुको, इसको थोड़ा साइड करूँ। देखो लास्ट वाले की हम बात करते हैं। ठीक है, हम हमेशा ध्यान रखो जो बाद का ऑर्बिटल होगा ये 2p पाई 2p x पाई 2p y है। ठीक है, एस्टेरिक वाला, सॉरी ये एस्टेरिक भी लगा है, का ध्यान रखना, एस्टेरिक वाला। तो जैसे O2 2 प्लस में क्या था, O2 2 प्लस में ये था नहीं, ये इससे पहले वाला था, दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन थे इस तरीके से। तो ये दोनों पेयर्ड है कि नहीं है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। यस तो सर। जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो डायमैग्नेटिक होते हैं, और डायमैग्नेटिक का मतलब जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल्ड होते हैं, ये भी ध्यान रखना। एक्सपेरिमेंटली आप कैसे जानोगे, आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई और वो रिपेल हो गए, रिपेल हो गया मतलब डायमैग्नेटिक हो गए, और डायमैग्नेटिक हो गए मतलब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। लेकिन जैसे आप इसका बनाओगे, O2 का बनाओगे, तो O2 में क्या हो रहा है, O2 में क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो दोनों अनपेयर्ड हुए कि नहीं हुए, बताइए। यस सर, अनपेयर्ड। इसलिए ये पैरामैग्नेटिक हुआ है। और जैसे हम O2 2 माइनस पे आते हैं तो यहाँ देखो 2 2 लिखा हुआ है, तो 1 2 3 एंड 4, ये भी पेयर्ड हो गया, तो ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक। समझ गया, कोई कंफ्यूजन? यस सर। नो सर। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ध्यान रखना बेटा इसको, क्योंकि इसलिए मैंने काफ़ी टाइम देके इसको समझाया। और बिल्कुल इसमें लापरवाही मत करना। देखो ये सब आगे लिखा हुआ है, सारे H2 का लिखा है, He2 का लिखा है, Li2 का लिखा हुआ है, O2 का लिखा है,
देन ऐसे N2 का भी होना चाहिए शायद। ये देखो यहाँ डायग्राम से समझाया गया है, तो मुझे लगता है हो जाएगा ये। अब लास्ट हेडिंग है हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। आगे बढ़ जाए, वो वाला पॉइंट क्लियर हो गया ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हालांकि फिर से आएगी स्टेट ऑफ मैटर में, लेकिन फिर यहाँ पे समझा देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या। जिन भी मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, ये हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा HF, नीचे बना है HF, अगर जैसे ये है हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो इन दिस कंपाउंड, जिस भी कंपाउंड में फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, स्पेशली इन तीन की ही बात क्यों करते हैं, क्योंकि ये तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, देन ऑक्सीजन की, देन नाइट्रोजन की। इनके बाद किसी की बात करोगे तो वो नहीं आएगा। जैसे हमने कहा कि सर HCl में भी तो हो सकता है ऐसा, तो HCl में नहीं होगा, क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। तो जिस भी कंपाउंड में हाइड्रोजन इन तीनों एलिमेंट से जुड़ जाता है, उस केस में क्या होता है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन जो इनके बीच में पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे दोनों में, वो बेसिकली किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, टुवर्ड्स फ्लोरीन। ये कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा, बताइए। ये मैंने समझाया था आपको, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगी टुवर्ड्स फ्लोरीन। और ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसी वजह से ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है और ये पार्शियल नेगेटिव हो जाता है। पार्शियल मतलब डेल, ये दिस इज डेल, डेल्टा लिखते हैं ना, वैसे डेल है ये। डेल मतलब लेस देन 1, एक से कम। तो ये पार्शियल पॉजिटिव हो गया हाइड्रोजन और ये पार्शियल नेगेटिव हो गया फ्लोरीन, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा थी, तो उसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच ली। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन सी, जो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल थे, जो शेयर हो रहे थे, ठीक है। तो इसकी वजह से ये हो गया पोलर, दिस मॉलिक्यूल बिकम स्लाइटली पोलर। अगर ये मॉलिक्यूल पोलर है तो इसके बगल वाला भी तो पोलर होगा, ये भी तो कुछ ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। तो ये दो जो पोल्स बन रहे हैं, डाइपोल्स जो बन रहे हैं, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो डॉट 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 करके यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ देखो सीधे डैश लगा, और इन तीनों जगहों पे ये जो मैं सर्किल कर रहा हूँ, इन तीनों जगहों पे आपको डॉट 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 दिखाई पड़ रहा है। ये डॉट 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 क्या है, ये पार्शियल बॉन्डिंग है, ठीक है। दिस इज अ काइंड ऑफ पार्शियल बॉन्ड जो कि टेम्पररी होगा पर काफ़ी स्ट्रांग होगा, जो इन मॉलिक्यूल को आपस में पकड़ के रखेगा, ठीक है। तो ऐसे ही बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। दस हाइड्रोजन बॉन्ड कैन बी डिफाइंड एज द अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड्स हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जिसमें से फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन होंगे, ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। तो दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि पोलैरिटी डेवलप कर जाती है और इसी पोलैरिटी की वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड जो हमारे होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंटर मॉलिक्यूलर और एक होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर, ठीक है। तो इंटर और इंट्रा, जस्ट फोकस ऑन नेम, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इंटर मॉलिक्यूलर एंड इंट्रा मॉलिक्यूलर। इंटर मतलब इन बिटवीन, दो के बीच में, मॉलिक्यूल के दो मॉलिक्यूल के बीच में है अगर तो इंटर है। और इंट्रा कब होता है, जब इनसाइड होता है, ठीक है, तब मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अपने आप ही बन जाए हाइड्रोजन बॉन्ड, तो वो इंट्रा मॉलिक्यूलर कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल अगर आपको समझना है तो जैसे अभी आपने HF वाला एग्जाम्पल देखा, ये वाला, तो ये इंटर मॉलिक्यूलर है, एक मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल ये है, तो इनके बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो ये कहलाता है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन जो ये एग्जाम्पल आपको दिखाई पड़ रहा है, दिस इज़ वन मॉलिक्यूल, इट इज़ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ये अकेला एक ही मॉलिक्यूल है और इस एक मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया है, मतलब इस OH ग्रुप का हाइड्रोजन इस नाइट्रो ग्रुप के ऑक्सीजन से अटैच हो गया है, तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर कहलाएगा, ठीक है। इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन एटम इज इन बिटवीन द टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स प्रेजेंट विद इन द सेम मॉलिक्यूल। अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम्स आपस में एक दूसरे को हाइड्रोजन बॉन्ड से जोड़ते हैं तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर कहलाता है। और जैसे इसमें क्या लिखा था, इट इज़ फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम और डिफरेंट कंपाउंड्स। दो अलग मॉलिक्यूल में बनता है अगर तो इंटरमॉलिक्यूलर होता है, और अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बनता है तो इंट्रामॉलिक्यूलर होता है। तो इंटर एंड इंट्रा का मतलब समझ में आ गया। जैसे इंटर हाउस कॉम्पिटिशन होता है, दो हाउस के बीच में कॉम्पिटिशन हो रहा है, तो इंटरमॉलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, और ये क्वेश्चन ज़रूर लगा लेना। देखो यहाँ 36 क्वेश्चन जो मैं अभी समझा रहा था आपको, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे बेस्ड है, 36 है।
देन आपका ये है 40 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 मिल रहा है ना, ये सारे क्वेश्चंस आपको दिखाई पड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर Yes, sir. 40, 36 ये सब इसी पे बेस्ड है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे। अच्छे से कर लेना, कोई डाउट होगा तो पूछना।